स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम जो 7 मार्च को आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था के एग्जाम एनालिसिस करेंगे और उससे संबंधित हम सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं। और इसके बाद जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो आपका पोषण एवं स्वास्थ्य से प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह था किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वह है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से खून नहीं जमता और विटामिन के इससे थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। और विटामिन के से जो होने वाली समस्याएं हैं उसको भी आप जान लीजिए कि नवजात शिशुओं में गंभीर रक्तस्राव हो सकता है और यह क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है और यह जानलेवा भी हो सकती है अगर विटामिन के की ज्यादा कमी हो जाए। तो सारे विटामिन को हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने विटामिन से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और उससे संबंधित हमने लगभग 100 एमसीक्यूज किए थे। तो वह वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया गया है लगभग उसी से संबंधित क्वेश्चंस आज के एग्जाम में आए हैं। और आज का एग्जाम ना ज्यादा टफ था और ना ज्यादा इजी, तो मॉडरेट था आज का एग्जाम। के बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह था एनएफएचएस की 5वीं रिपोर्ट कब आई। तो यह दिसंबर 2020 में आई। तो एनएफएचएफ जिसका जो पूरा नाम होता है वह होता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट दिसंबर 2020 में जारी की गई थी। और यह रिपोर्ट साल 2019 से 21 के लिए थी और यह सर्वेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने करवाई थी। इस सर्वेक्षण के जरिए देश के स्वास्थ्य, जनसंख्या और पोषण से जुड़ी जानकारी जुटाई गई थी। इस रिपोर्ट में इन बातों पर जानकारी दी गई थी कि प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर और शिशु स्वास्थ्य, साथ ही घरेलू हिंसा और विकलांगता, तो इन सभी के बारे में इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी। और यह रिपोर्ट कब आई थी? तो दिसंबर 2020 में आई थी। के बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में वह था एनआरएचएम का पूर्ण रूप क्या है। तो एनआरएचएम को हमने काफी डिटेल में पढ़ा और इससे संबंधित सभी योजनाओं को पढ़ा। तो एनआरएचएम जिसका जो पूरा नाम होता है वह होता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसकी जो स्थापना है वह 2005 में हुई थी। सबसे पहले जो था वह था एनएचएम जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यह भारत सरकार की एक योजना है। इसके तहत निशुल्क दवाएं और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में कुछ जानकारी आप याद करिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसके दो उपमिशन हैं, जिसमें सबसे पहला है एनआरएचएम, तो जो कि दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। और अभी इस वाले एग्जाम में आपसे एनआरएचएम का पूरा नाम पूछा है, तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे एनयूएचएम का पूरा नाम पूछा जा सके। तो एनयूएचएम जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो ये दोनों ही एनएचएम के प्रकार हैं, एनआरएचएम और एनयूएचएम। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह था प्रसव प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं। तो प्रसव प्रक्रिया के चरण 3 होते हैं। इसमें प्रसव की प्रक्रिया के चरण में सबसे पहला होता है फैलाव चरण, शासन चरण और प्लेसेंटा चरण। तो प्रसव के दौरान शरीर में संकुचन के जरिए क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव आता है और उसे हटाता है। तो इन तीनों चरणों में क्या होता है, जिसमें सबसे पहला है फैलाव चरण। तो फैलाव चरण में क्या होता है कि यह चरण क्या होता है, सबसे लंबा होता है। इसके बाद जो दूसरा चरण है निष्कासन चरण, तो निष्कासन चरण में क्या होता है, इसमें बच्चे को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जो तीसरा चरण है प्लेसेंटा चरण,
और साथ ही याद रखिए कि जो निष्कासन चरण है यह 30 से 60 मिनट तक रहता है। इसके बाद जो प्लेसेंटा चरण होता है उसमें प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है और यह चरण लगभग 60 मिनट तक का समय लेता है। तो ये 3 चरण होते हैं प्रसव प्रक्रिया में। तो गर्भावस्था की देखभाल से संबंधित वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काफी डिटेल में सब पढ़ाया था और थ्योरी क्लासेस और इसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी, जिसमें हमने गर्भावस्था से संबंधित सभी चरणों को डिटेल में पढ़ा था, उससे संबंधित सभी प्रकार की अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ा था। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपके एग्जाम में वह था पोलियो डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पोलियो डे हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह था 1 वर्ष के बच्चे को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो 1 साल के बच्चे को जो लगाने वाले टीके हैं उसमें खसरा, कर्णमाला और रुबेला जिसे कि MMR का टीका कहा जाता है। 1 साल के बच्चे को MMR का टीका लगाया जाता है और इसे इंजेक्शन के जरिए बच्चे को दिया जाता है। के बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यह क्या है, एक गंभीर बीमारी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है और यह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसे कि HIV कहा जाता है के कारण यह बीमारी होती है। तो एड्स को भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, तो वह वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, जो कि आंखों की रोशनी को कम कर देता है और त्वचा और आंखों का सूजना भी इसी के कारण होता है। साथ ही संक्रमण जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी को ही विटामिन ए डेफिशिएंसी कहा जाता है, जिसे VAD के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह था NFHS की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 1992-93 में हुई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत साल 1992-93 में हुई थी। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित करता है और इस सर्वेक्षण में याद रखिए कि 5 दौर होते हैं, जिसमें जो पहला दौर था वह 1992-93 में हुआ था, दूसरा दौर 1998-99 में, तीसरा दौर 2005 और 6 में, चौथा दौर 2014-15 में और पांचवा दौर 2019-20 में हुआ था। तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अंतर्गत ये 5 दौर हुए थे। तो अभी आज के एग्जाम में पहला चरण पूछा गया है। हो सकता है इन अगले 5 चरणों में से कोई भी एक चरण आपसे एग्जाम में पूछा जा सके कि जो NFHS का जो दूसरा चरण है वह कब हुआ था। अगला प्रश्न आपसे टीकाकरण से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद पाचन तंत्र से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, हार्मोन से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और टीकाकरण, पाचन तंत्र, हार्मोन और साथ ही आपसे ग्रंथियों से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी की डिटेल वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाकर जरूर देखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है। तो ज्यादातर महिलाओं का वजन पहली तिमाही में 2 से 4 पाउंड यानी कि 1 से 2 किलोग्राम बढ़ जाता है और गर्भावस्था के बाकी दिनों में जो कि समय हर सप्ताह 1 से 1 पाउंड बढ़ता है यानी कि आधा किलो बढ़ता है। और अगर आपसे आगे प्रश्न पूछा जाए कि गर्भावस्था के दौरान, पूरी गर्भावस्था जो अवधि है उसके दौरान एक गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है, तो लगभग 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है कोविड-19
कोविडशील्ड वैक्सीन किसने बनाई थी? तो करंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 से भी संबंधित योजनाओं से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो जो कोविडशील्ड वैक्सीन है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछे गए थे और उससे प्रश्न पूछा गया था कि 12 से 16 वर्ष तक की जो किशोर हैं उनको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2700 किलो कैलोरी की आवश्यकता उन्हें होती है। इसके बाद सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपसे महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? तो वह है अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो अधिनियम से संबंधित वीडियो जो कि मैंने काफी डिटेल में पढ़ाई है, नियम अधिनियम और अधिकारों को, और उनसे संबंधित हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ा है। और इसके बाद आपसे पंचवर्षीय योजनाओं से भी 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो पंचवर्षीय योजनाओं से भी हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है और इसको काफी डिटेल में पढ़ा है, जिसमें सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आगे आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकें। तो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है आईसीएमआर 2020 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट आप पूरी याद करके जाइए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है स्वच्छ भारत अभियान कब लाया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को आया। तो स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 दिवस पर की थी और यह महात्मा गांधी की जयंती पर इसका शुभारंभ किया था। इस दिन मोदी ने भारत के नई दिल्ली के राजघाट में आयोजन एक सार्वजनिक सभा में भारत के नागरिकों को संबोधित किया था और सभी से इन अभियान में शामिल होने का आग्रह किया था। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था वह है टांटिया मामा भील स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा गया था। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वह अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना और मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के विभाग और वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रशासित इस योजना के तहत 10,000 से 1 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था मीजल्स यानी कि खसरा के लिए हम कौन सा टीका इस्तेमाल करते हैं? तो खसरा के बचाव के लिए हम खसरा, कर्णमाला, रुबेला, जिसके लिए हम एमएमआर टीका या खसरा, कर्णमाला, रुबेला, वेरिसेला जिसे कि एमएमआर आरवी टीका इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही आप नाम याद रखिए, एमएमआर या जिसे कि एमएमआरवी कहा जाता है। खसरा, कर्णमाला, रुबेला और वेरिसेला टीका इस्तेमाल किया जाता है। और जो एमएमआर टीका है वह बच्चों को 12 से 15 महीने की उम्र में और फिर 4 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। तो यह प्रश्न दोनों शिफ्टों में रिपीट हुआ है। खसरे के लिए कौन सा टीका इस्तेमाल किया जाता है? तो टीकाकरण से अलग से मैंने वीडियो बनाई है, तो टीकाकरण से संबंधित वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी प्रकार की टीकों को डिटेल में पढ़ा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था खसरे का टीका क्या है? तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि बच्चों को खसरा, कर्णमाला और रुबेला से बचाव के लिए 2 टीके लगाए जाते हैं। खसरे के टीके को एमएमआर टीका भी कहा जाता है, जो एक खुराक में आपको कर्णमाला, खसरा और रुबेला तीनों से सुरक्षा प्रदान करता है। के बाद जो प्रश्न पूछा गया था डिप्थीरिया से बचाव के लिए हम कौन सा टीका इस्तेमाल करते हैं? तो डिप्थीरिया से बचाव के लिए आमतौर पर डीटीपी का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस या डीटी का टीका भी कह सकते हैं। टिटनेस और डिप्थीरिया टीके इस्तेमाल किए जाते हैं। डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रमण है जो श्वास लेने में कठिनाई, दिल का दौरा और पक्षाघात का कारण बन सकता है। नियमित टीकाकरण से इस बीमारी को बचाया जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका 6 वर्ष तक के बच्चों
किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था वह है नीति आयोग का क्या कार्य है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वह था योजना आयोग कब प्रारंभ हुआ। सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया वह नीति आयोग से पूछा गया। तो योजना आयोग, नीति आयोग और सभी पंचवर्षीय योजनाओं को आप डिटेल में पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नीति आयोग के कार्य में नीति आयोग खुद को एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल है जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए रणनीति तैयार यानी कि दृष्टिकोण प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाएगा। इसी में इसके उद्देश्य पूछे गए थे। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य देखेंगे तो देश में सतत विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कमजोर वर्ग पर ध्यान देना, विश्वसनीय योजनाएं बनाना, दीर्घकालीन नीतियां तैयार करना, नवाचार को प्रोत्साहन करना और प्रभावी शासन के लिए संसाधन केंद्र बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को शामिल करने के लिए आर्थिक नीति बनाना, गांवों में विश्वसनीय रणनीति बनाना। तो ये नीति आयोग के उद्देश्य हैं, जिसको मैंने डिटेल में बता दिया। अगर यहाँ से प्रश्न और बने तो आपसे उसके सभी उद्देश्य बन जाएं। इसके बाद एक प्रश्न आपका बच्चों की वृद्धि से संबंधित पूछा गया था, जो कि बाल विकास से संबंधित है, और साथ ही बाल विकास में सबसे ज्यादा प्रश्न पेडागोजी से पूछे गए हैं। तो मैंने एक बाल विकास की 100 MCQs करवाए हैं जो आप जरूर देखें। वहां पर मैंने बाल विकास के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया है और जिसमें मैंने पेडागोजी से संबंधित प्रश्न लिए हैं। इसके बाद कंप्यूटर से आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो कंप्यूट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर में आपसे शॉर्टकट की से प्रश्न पूछे गए थे। और अगर हम मैथ्स को देखें तो मैथ्स में आपसे एवरेज से एक प्रश्न, पाई चार्ट से 3 प्रश्न, परसेंटेज से एक प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न, साधारण ब्याज से एक प्रश्न, अनुपात समानुपात से 2 प्रश्न, लाभ हानि से एक प्रश्न और इकाई अंक यानी कि नंबर सिस्टम से एक प्रश्न। तो मैथ्स की भी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और ये सभी टॉपिक काफी डिटेल में मैंने समझाए हैं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो जरूर देखिएगा। के बाद रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिसमें सीरीज से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे, डाइस से एक सिंपल क्वेश्चन आया था, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न पूछा गया था और एनालॉजी से 2 प्रश्न पूछे गए थे। के बाद अगर हम बाल विकास यानी कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से अगर देखें तो इसमें पूछा गया था सुमन योजना कब लागू हुई थी, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जिसे कहा जाता है, सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी और यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू की थी। तो करंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो आप जरूर एक बार याद करके जाइएगा। के बाद स्वच्छ भारत अभियान जो कि मैंने अभी पहले बता दिया, और शाला पूर्व शिक्षा, इससे आपसे 4 प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए थे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इससे भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना, इससे आपसे 2 प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो शाला पूर्व शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इन सभी को काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया है और सभी टॉपिक की आपको डिटेल वीडियो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। के बाद अगर हम प्रबंधकीय कौशल की बात करें तो इसमें योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। एक और प्रश्न पूछा गया था, मोबाइल के द्वारा किस प्रकार का संचार होता है, तो द्विदिशीय मोबाइल के द्वारा संचार होता है इस प्रकार का। तो बस इतने ही प्रश्नों की जानकारी मिल पाई है जो कि मैंने आप तक पहुंचाई है। तो बस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल में थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपको मिल जाएगी। और आपको सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको एक ही क्लास में सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ाया है। तो मैराथन क्लासेस एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइए। और आज का जो एग्जाम एनालिसिस है, इसके माध्यम से आपको पता ही चल जाएगा कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइए और इनसे रिलेटेड सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा। और अगर आप में से किसी का एग्जाम 8 मार्च को है तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, और जिसके माध्यम से आप मैसेज करके जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कब है। और अगर हो सके तो क्वेश्चन भी टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर बताइएगा। तो जल्दी हम अपनी अगले एनालिसिस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।